और इस वक्त की अहम खबर यही है कि एलएसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी लेह के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के अफसरों से मिले हैं। साथ ही पीएम मोदी सीमा पर झड़प में घायल जवानों से भी मिल सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर, और कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीडीएस सेना प्रमुख भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। इलाके का हाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां जो स्थिति है उसकी जानकारी लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं आप दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं, जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और जानकारी यह भी कि झड़प में जो जवान जख्मी हुए थे उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। तो चीन के साथ जो तनातनी जारी है उस सबके बीच लेह में प्रधानमंत्री की यह मौजूदगी अपने आप में खास है, जहां एक नई परंपरा की शुरुआत है कि देश का प्रधानमंत्री उन हालातों में उस जगह के दौरे पर है जहां पर दुश्मन देश की तरफ से वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। वहां पर पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेह के दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेंगे। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। तो लेह के दौरे के बाद यह बैठक बहुत अहम होने वाली है। क्या रणनीति में कोई बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक तो लगातार बातचीत का दौर भी चलता रहा और ऐसे में कई कड़े कदम भी उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई बदलाव चीन की तरफ से नहीं किया गया है। तो क्या ऐसे में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी बॉर्डर पर, यह भी देखना होगा। क्या इस बैठक में उस पर भी विचार संभव है? हालांकि बैठक के बाद जब जानकारी निकलकर सामने आएगी वो बात साफ हो पाएगी, लेकिन इस सब के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लेह दौरे के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक रिएक्शन इस बैठक पर। देखिए, पीएम अब जो पीएम को तमाम मंत्री और सेनाध्यक्ष ब्रीफ कर रहे थे, सीडीएस ब्रीफ कर रहे थे आर्मी की पोजीशनिंग के बारे में, गलवान घाटी के बारे में, और जो तमाम जिन जगहों पे झड़प चल रही है, जिन जगहों को लेकर तनातनी चल रही है, उन संवेदनशील इलाकों में उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट प्रधानमंत्री ले चुके हैं। अब मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस जिसको कहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ने पूरे इलाके का कर लिया होगा दौरा करने के बाद, और जो फ्रंट पर हमारी सेनाएं मौजूद है उनके बाद, और उन्हें जो भी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स उन्हें ब्रीफिंग भी दे दी होगी। तो अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री लौटेंगे और अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में, एनएसए हैं और सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तमाम लोगों के साथ वो अब मंथन करेंगे आगे आने वाले दिनों की रणनीति का। और जाहिर तौर पर उस रणनीति का हिस्सा ये भी होगा कि सीमा पर कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ना है। दूसरा, डिप्लोमेटिकली बातचीत करने का रास्ता खुला होना चाहिए, और ये देश की सबसे सुप्रीम सर्वोच्च बॉडी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो इन सब तमाम सुरक्षा संबंधी विषयों पर फैसला करती है। तो मेरे ख्याल से उसमें एक बार चर्चा हो जाए, मंथन हो जाए, और एक मत से सब आगे जाएंगे कि कैसे इसको सुलझाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण तो बने ही हुए हैं, संदीप भी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक संस्कृत के श्लोक का जिक्र किया था, उसी श्लोक के साथ में आपके पास आ रही हूं। उस श्लोक में चीन को दुष्ट कहा था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दुष्ट को उस जगह पर चेताने के लिए पहुंचे हैं जहां से उसकी सीमा ज्यादा दूर नहीं है। कैसे देखते हैं आप? देखिए गायत्री जी, जाहिर है जब प्रधानमंत्री चले गए और नीमू में चले गए 11,000 फीट के ऊपर में, और उन्होंने जाकर के फ्रंट लाइन के ऊपर में एक ब्रीफिंग ली है और जायजा लिया है। देखिए, इसके बहुत सारे आयाम हैं। उनके पहला आयाम जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने तो लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। जो एक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम स्टैंड डाउन होंगे, फेस ऑफ खत्म हो जाएगा और हमारी जो तनातनी खत्म। देखिए, तनातनी का तो से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह से आप देखिए मल्टी फैसेटेड एक्शंस हुए हैं। आपने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। डिजिटल स्ट्राइक से आप फॉल बैक तो नहीं आएंगे। 59 ऐप्स को ये खत्म कर दिया। जिस तरह से इकोनॉमिक आपने हमला बोल दिया है, आप डिप्लोमेटिक हमला कर रहे हैं। हांगकांग के लिए पहली बार भारत ने यूएन के अंदर में अपना पक्ष रख दिया है। तो अब आप कहेंगे कि हम मिलिटरली पीछे आएंगे। मिलिटरली तो ऐसा होता है कि पहले ही डिसीजन लिया है कि हम
चाहे वो नभ में हो, जल में हो या थल में हो, हमने सब की सब चीज़ें मोबिलाइज़ की हुई हैं और वो बिल्डअप हो रही है। मेरा ख़्याल है कि वो करेक्ट पिक्चर जो है ख़ास करके 14 कोर कमांडर से जब उनकी ब्रीफिंग हुई होगी, तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में उन्होंने देखिए ज़मीनी स्थिति ये है कि आपके जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में चाइना मैनूवरिंग कर रहा है। मैनूवरिंग और छोटे फोर्सेस के साथ नहीं कर रहा है, बड़े फोर्सेस के साथ वो कर रहा है, जिसमें एक मैकेनाइज्ड डिवीजन है, मोटराइज्ड डिवीजन है, इसके अलावा 2 डिवीजन उसने शायद पाकिस्तान की तरफ, तो एक बड़ी किलाबंदी है उसके तरफ से, हमारी तरफ से उससे बहुत ज़्यादा है। हमारी तो पूरी की पूरी है और इतना बड़ा मौका है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नहीं देंगे, लाइन ड्रॉ है, एब्सोल्युटली लाइन ड्रॉ है। हाँ, उसकी एक आगे की कड़ी है, एक अगला कदम है जो उन्होंने किया है। बिल्कुल लाइन ड्रॉ है और अब आगे का कदम है जो आगे बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ हैं। अरुण, एक बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे, क्या एक रणनीतिक बदलाव भी अब देखने को मिलेगा? देखिए, रणनीति में बदलाव हमेशा होता रहता है। हम सिचुएशन देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, कितनी एडवांस उनकी सेना है, उनकी तैयारी क्या है, बिल्डअप क्या है, किस मूड में लग रहे हैं। ये जो खुफिया जानकारियां होती हैं, ये सब NSA अजीत डोभाल भी उस बैठक में होंगे। वो इसीलिए होते हैं कि खुफिया तंत्र क्या कह रहा है, हमारी सूचना क्या है, चीन कितना एग्रेसिव हो सकता है, किस हद तक मान सकता है, ये सारी बातों पर मंथन होगा और वक्त और समय के मुताबिक हम अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। और जो सीमा पर तनाव है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। आप देखिए कि एक बार गलवान हो गया, 6 तारीख को बैठक हुई, फिर गलवान हो गया, उसके बाद से उस तरह की कोई हिंसक झड़प नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि चीन को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान अब पीछे हटने वाला नहीं है। अगर आप हमारे 20 सैनिकों की तरफ बढ़ोगे तो हम आपके 50 सैनिकों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप 4 टैंक तैनात कर रहे हो तो हमारे पास भी 6 टैंक हैं तैनात करने के लिए। अगर आप एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं। अगर आप अपने हेलीपैड नए बना रहे हो तो हम भी दौलत बेग ओल्डी और अन्य फैसिलिटीज हमारी जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसलिए रणनीति एक जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है, एक जैसी नहीं होती है। और दूसरी बात कि राजनीतिक नेतृत्व किस हद तक जाने की क्षमता रखता है, किस हद तक जाने का फैसला करता है, ये दोनों बातें होती है। हमारी प्रिपरेशन क्या है और हम कहां तक जा सकते हैं, हमारी विश क्या है, हमारा कमांड क्या है। तो इसलिए जब बैठक होगी तो जो सीमा पर जो जमीनी हालात है उन सब की बातों का बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को मिल चुकी होगी। और अब जब बैठक होगी तो यह तय किया जाएगा कि चीन अगर अमुक स्टेप उठाता है तो हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कहां तक रुकना है, कहां तक बढ़ना है, कैसे रिटेलिएट करना है। संदीप, जिस बात का जिक्र अरुण कर रहे हैं कि अभी तक जो स्थिति देखी प्रधानमंत्री मोदी ने, अब उसके बाद जब बैठक होगी तो उसमें वो डिस्कशन होगा, वो विचार होगा कि अभी तक जिस तरीके के कदम उठाए गए, अब जो सिचुएशन है उसके आगे किस तरीके से कदम उठाए जाए। संदीप आएंगे, आपके पास आएंगे। सिन्हा साहब, जो सिचुएशन चल रही है, आपको चीन की रणनीति समझ में आती है? क्योंकि एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि दुश्मन देश की रणनीति को पहले बहुत समझना जरूरी है। जब आप अपनी रणनीति बनाते हैं तो सामने वाले की रणनीति क्या है, आपको रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आपको समझ में आती है चीन किस तरीके की रणनीति चाहता है? क्योंकि बातचीत करता है, फिर बातचीत के बाद मनमानी करता है, धोखेबाजी करता है। देखिए गायत्री, यदि चीन को आपको समझना पड़ेगा तो चीन को आप थोड़ा हल्के मना लें। देखिए, चीन जो करता है और चीन ने जो किया है, जो खास करके वो आपको कोई लोकलाइज एक्शंस नहीं किए हैं, वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा है, तकरीबन साल से। देखिए, जब आप देखती हैं, आप केवल गलवान में या दपसांग में या पेंगसंग, वो उसकी छोड़ दें बात, उससे बात आगे निकल चुकी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारा कोई ज़मीन चला गया है उसके ऊपर में हम उसको लेना चाहते हैं, ये कोई लोकलाइज एक्शंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर में एक कड़ी होती है और जो प्रधानमंत्री आज गए हैं उस कड़ी का हिस्सा है। देखिए, लाइन ड्रॉ बहुत बड़ा हो चुका है। ये आप कहेंगे कि नहीं ये खत्म हो जाएगा, और ये लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई के अंदर में यदि चीन छोड़ना भी चाहेगा तो उसके दबाव को कम नहीं किया जाएगा। आप क्या कहती हैं, जब पूरी दुनिया लाम बंद हो रही है, जब आपने अपनी कमर कस लिया और आपने एक्शंस ले लिए, आप ये कहती हैं कि ये जो हमने लिया है, चाहे डिजिटल डोमेन में या हम इकोनॉमिक डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में, तो फिर क्या हमने पीछे हटने के लिए? नहीं हो सकता ये। केवल आज के दिन में स्थिति ये है कि जब आप मिलिटरली लेंगे तो मिलिटरली तो ये आपको मानना है, और सभी जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ किया है काम।
हम बहुत सशक्त हैं। आप यदि हमारे हाँ, एक जो चिंता का विषय हो जाता है 2.5 फ्रंट की बात जब हो रही है, 2.5 फ्रंट जी। में जिस तरह से चाइना, तो उसका भी काट है। सिन्हा और साहब, हाफ फ्रंट आपके में पास जिस आ रहे हैं, तरह आपके पास आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दे दी अपने दर्शकों को। बड़ी खबर ये मिले कि लेह में प्रधानमंत्री मोदी जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। पीएम ने सेना के अफसरों से एलएसी के मौजूदा हालात का जायजा लिया। नीमू पोस्ट पर मौजूद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने उनको एलएसी पर होने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी दी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। और आपको ये भी बता दें कि जो हालात है वहां पर, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री ने ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ मुलाकात की है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की तरफ से उन्हें हालात के बारे में ब्रीफ किया गया है। अमिताभ जी, देखिए, ब्रीफ किया गया नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के द्वारा, और एक एक माइन्यूट डिटेल जिसे कहते हैं, जो चीन की सीमा पर पिछले 1 महीने से होता आ रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और हमारी सेना ने क्या कदम उठाए हैं, हमारे कमांडरों ने क्या कदम उठाए हैं उसको रोकने के लिए, और किस तरह से आने वाले दिनों में उनको हम रोक सकते हैं और उनको पीछे धकेल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को देखा और उनसे काफ़ी सवालात भी की। और प्रधानमंत्री पूरी तरह से जो जिसे एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होता है चीन सीमा पर जो फेस ऑफ का, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने अपनी एक बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने उन जवानों का जो वहाँ पर मौजूद थे उनका हौसला बढ़ाया और कहा है कि आप बने रहो, आप देश को सुरक्षित रखो, हम आपके साथ हैं, ये कहा गया है। लेकिन उनको पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, एक माइन्यूट डिटेल्स के बारे में प्रधानमंत्री को वहां पर ब्रीफ किया गया। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने हालात की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन इसके साथ ही जवानों का प्रधानमंत्री ने हौसला भी बढ़ाया। वो भी आज जो वहां पर विषम परिस्थितियां हैं, जहां मुस्तैदी के साथ सेना वहां पर खड़ी हुई है और चीन को हर उस भाषा में जवाब दिया जा रहा है जो जरूरी है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए गायत्री, ये बहुत बड़ी बात है। हौसला अफजाई, मोरल बूस्टिंग, आपका एक एब्सोल्युटली कि आप रॉक की तरह उनके पीछे खड़े हैं, जो भी है वो चीजें तो चल रही हैं, वो तो साथ साथ है। जो बड़ी बात है शायद वो मिस कर रहे हैं लोग। बड़ी बात यह है कि देखिए, ये लोकलाइज एक्शन केवल गलवान का और पंगसाउ लेक का नहीं है, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है और बहुत बड़ी दूर तक जाएगा। जब आप 17 तारीख को ब्रिज लॉन्च करते हैं 15-16 के झड़प के बाद, और आप कहते हैं कि गलवान पूरी वैली हमारी है, आप समझती है क्या? अक्साई चीन पे दावा ठोक रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के पटल से पेपर के ऊपर में ठोका है, आप पूरे के पूरे दो। और देखिए, क्यों हम पेंगसाउ लेक की बात करते हैं, ये फिंगर 8 उठ की बात नहीं है, ये सब झूठ है। ये चीजें हमारी भी अभी वहां पेट्रोलिंग जाती है, हमारी बोटें लगी हुई। बात है वो सिरजाप प्लेन्स की। सिरजाप प्लेन्स के बारे में आप जरा देख लेंगे या विस्तार से देखेंगी। सिरजाप प्लेन जिसको हमने 62 में सिरजाप 1, 2, 3 की बात की है, हम अब उस पर दावा ठोकने वाले हैं। केवल हम वेट कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जंप कर जाएं फिंगर 4 से फिंगर 5 में, क्योंकि एक ब्रिज बनने वाली है। तो बात, हमें समय चाहिए। और ये लड़ाई आप सोचेंगे कि ये कोई पीछे ढकेल दिया, आगे ले आया, ये छोटी बातें हैं। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और ये पूरी लामबंदी है। और लामबंदी केवल यहाँ नहीं है, ये लामबंदी आपको दिखाई देगी एशिया पैसिफिक के अंदर में, और जिसको हम आजकल एशिया पैसिफिक से अभी हम उसको कहते हैं कि इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, वहां तक है। जब आपकी 8 एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के साथ आपकी एक्सरसाइज चलती है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर है न्यूक्लियर पावर्ड अमेरिका का, वो सब साथ चल रहा है। जब आप दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। और बहुत उसी का जायजा लेने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए कि हम कितनी तैयार हैं, क्योंकि उनको करेक्ट चीज बताया जाएगा। देखिए, ये नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं ना कि वो फिंगर 6, 7, ये गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 15-16, ये सब से बहुत चीजें आगे निकल चुकी हैं। और हम बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं ऑल ओवर। और उनको ऐसा ही ब्रीफिंग, मुझे ज्ञात है कि ऐसा ही बताया जाएगा। हाँ, इसमें समय लगेगा, और समय की नज़ाकत देखते हुए ये सब बिल्डअप हो रही है। अभी आप देख रहे हैं, आप देखिए, मैं यही नहीं कहता कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तरह, पर उसी तरह की स्थिति आ रही है। पूरी दुनिया, आप पोस्ट कोरोना के बाद देखिएगा, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। हम जमीन पे बहुत मजबूत हैं, और हम
बहुत काबिलियत रखते हैं, और जिस तरह से चीजें आ रही हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, आपको क्या इमरजेंसी परचेजेस ऐसे होती हैं कि जिस तरह से सेना, चाहे वायुसेना, थल सेना, जमीन सेना, ये आपको एक दिन के लिए हो जाएगा कि हाँ बातचीत चल रही, बातचीत चलती रहती है, बातचीत तो पहले भी चलती थी, हाँ। तो वो चलती रहेंगी कमांडर लेवल के ऊपर में, डिप्लोमेटिक मतलब आप लेवल कहना पे। चाह रहे हैं के सिन्हा कि हमको अभी वक्त चाहिए और इसीलिए हम अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहे हैं, और फिर जब वक्त आएगा तो सीधे टारगेट पर हिट। एब्सोल्युटली जी, आप क्या आ रहे सोचती हैं? के सिन्हा साहब, चाइना आपके पास आ रहे हैं संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि के सिन्हा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये लड़ाई लंबी है, तैयार हम हैं लेकिन खुद को और पुख्ता तरीके से तैयार कर रहे हैं और उसके लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल, देखिए वक्त तो चाहिए। अगर हम लोग बात करें जिस तरीके की तैयारी अब हम लोगों की है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन जो है वो हमेशा से भारत के सर पर लटकती रहेगी, और ऐसे में दोनों फ्रंट को एक साथ कैसे संभालना है ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी के तहत जो है काम भी किया जा रहा है। बात करें सिर्फ लद्दाख रीजन की हम लोग बात करें तो चाइना तो यहाँ अग्रेसिव हो ही रहा है LAC के ऊपर। पाकिस्तान भी जो है, जो POK का वो पार्ट है, वहाँ पे उनको जो है संरक्षण दे रहा है। उनके एयरबेस, पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल जो है वो चाइना करेगा, क्योंकि हाँ ऑल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। अगर चीन की बात करें, चीन के जितने भी एयरबेस हैं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, वो जो है ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में है, और वहाँ से एयरक्राफ्ट का मूवमेंट जो है या उनके जो ऑपरेशंस जो है वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। लेकिन अगर स्कार्दू की बात करें, स्कार्दू जो है वो हाइट कम है उसकी, तो वो बेहतर तरीके से वहाँ एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकता है, और लेह से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ऐसे में टू फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन की बात जो काफ़ी दिनों से पहले से ही जो है कही जा रही थी, भारतीय सेना जो है उसी टू फ्रंट वॉर के तर्ज पर ही जो है अपनी तैयारी को अमली जामा पहना रही है। आने वाले दिनों में अगर लड़ाई होती तो उसके मैदान जो होंगे ऊंचे पहाड़ होंगे, और उसी के चलते जो है भारत जो अपनी तरफ से जो है सारी जो प्रिक्योरमेंट शुरू भी कर चुका है। बात करें हम आर्टिलरी सिस्टम की, M777 हम लोगों ने ऐसा गन सिस्टम लिया 155 mm का, जो कि अमेरिका से लिया है। उसको जो है हम चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए किसी भी हाईली माउंटेन एरिया में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर हम लोग बात करें कि अपाचे हेलीकॉप्टर की, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो सबसे डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर है पूरे विश्व में। उसको जो है हम लोगों ने लिया है, वो किसी भी ऐसे टारगेट को जो है मिनट भर में नेस्तनाबूद कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी शानदार है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो तैयारी जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, शुरुआत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर लगेगा, चलना ज़रूर हो, क्योंकि चीन भी जो है अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके बैठा है। वो एक साथ कई अलग अलग मोर्चे पर जो है लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे में अलग अलग मोर्चों पे कैसे निपटेंगे? एक तरफ पाकिस्तान भी है, अब उसकी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है कि जो चीन के उद्देश्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। भारत
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे जवानों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर उन सभी जवानों का अभिनंदन करते हुए जो इस वक्त कठिन परिस्थितियों में वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। अरुण, ये जेस्चर, ये तस्वीरें बताती हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और किस तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष हुए, ये अपने आप में सेना का जो जोश है वो हाई कर देता है। देखिए, सुबह से हम ये बात कह रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने की खबर थी तब से हम कह रहे हैं कि सैनिकों का जो उत्साह है वो चरम पर हो जाता है जब राजनीतिक नेतृत्व भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सैनिक हो, कमांडर हो, अपना घर परिवार छोड़ करके सीमा पर तैनात रहता है। पता नहीं होता कि अगले पल कहाँ से गोली आ जाएगी या कहाँ गोली चलानी पड़ेगी। हालांकि जो चीन की सीमा थी ज्यादातर वो शांत थी, 1967 के बाद से गोलीबारी नहीं हुई थी, लेकिन लाठी, डंडे, रॉड, कील लगी रॉड, इन सब का प्रयोग तो हो ही रहा है। तो सैनिक हमेशा मुश्किल वक्त में रहता है, हमेशा तैनात रहता है, हमेशा उत्साह में रहता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ये जो नारेबाजी आप देख रही हैं, ये उसी उत्साह का परिचायक है। बिल्कुल अरुण, आएंगे आपके पास। के सिन्हा साहब, ये जगह भले ही ना हो, क्योंकि आप भी सेना के अधिकारी रहे हैं, आप कठिन परिस्थितियां तो आपने भी देखी होंगी, और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीर आती है तो आप किस तरीके से देखते हैं, कितना जोश हाई होता है? बात होती है और ऑफिसर्स जो हैं उनको लीड करते हैं, जो कमांडर्स हैं, उनके बात में होती है कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, क्या देश हमारे साथ में है, क्या हमारे साथ ऐसा फीलिंग होता है कि हम कुछ करेंगे शायद हमारी किए हुए की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी, क्योंकि आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो जब आपका लीडर, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव हेड है, वो आकर के आपके साथ खड़ा होता है तो मैसेजिंग बहुत क्लियर है। तो देखिए, केवल दिल में ये बात होती है, जबकि क्योंकि वो वहां पर ग्राउंड ट्रूप से मिल रहे हैं, 14 कोर कमांडर ब्रीफ के ग्राउंड की स्थिति पता लगी, जो भी बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें इन जगह होती है। मैं आपको बताता हूँ, कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग उन हाइटों में बैठे थे और एक बार चीफ आकर के बोलते हैं और आपको वन वर्ड वो आपको कंफर्मेशन देता है कि आप कितने हद तक जाएं आगे। तो ये तो बहुत बड़ी मैसेजिंग है, प्रधानमंत्री का जाना, तो इस तरह से जाना नीमू में, ये शायद तस्वीरें नीमू की है, 11,000 फीट के ऊपर में वो, और वहां पर सेकंड स्टेज एक्लेमेटाइजेशन। ये ट्रुप जो है वो फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि पीछे के कोई ले में बैठे हुए सपोर्टिंग आर्म्स वाले हैं। ये सारे के सारे उन फ्रंट लाइन ट्रुप्स के लोग हिस्से हैं जो कि आगे की सीमाओं पे रहेंगे और फ्रंट को लेंगे। वो बहुत बड़ा मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग कमांडरों से, बॉडी लैंग्वेज से, एक वर्ड भारत माता की जय से, उसके उद्घोष से ही हो जाता है, और इसके फिर ये आपके जहन में रह जाता है और आप वो कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके पीछे कमांडर नहीं खड़े होते, औहदेदार नहीं खड़े होते, फिर वो छोटे छोटे चीजें आपको बड़ी बन जाती है। गलीवान जो आने वाले 100 सालों तक याद किया जाएगा, इस तरह की इतिहास बन जाता है, इतिहास रच जाता है। अमिताभ जी, आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? देखिए, बार बार हम लोग यही दोहरा रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो फ्रंट से लीड कर रहा है, जो फ्रंट पर जाकर लीड कर रहा है और ऐसे दुर्गम इलाकों में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है, जहां ऐसी परिस्थितियों में कोई शायद शासनाध्यक्ष जाने की सोचता तक नहीं है, चाहे स्ट्रेटेजिकली हो चाहे किसी और तरीके से हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री का, और सेना के वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बॉर्डर पर कितना मनोबल बढ़ा होगा इन कमांडरों का और इन सैनिकों का, इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। और प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाकर शायद एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत भी दिया है कि आप लड़ो, आप सीमा की रक्षा में मुस्तैद रहो, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है। और यही चीज़ है, ये नारे भी बता रहे हैं कि सैनिकों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और सैनिकों को प्रधानमंत्री के जाने से किस तरह इन इलाकों में, इन दुर्गम इलाकों में सैनिकों की मुस्तैदी और उसकी रणनीति पर चर्चा करके प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में उनकी जो भी तकलीफें, मुश्किलें होंगी, उनको दूर करने का काम करेंगे। लौटकर जब वो तमाम बाकी अपने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के लोगों के साथ मिलेंगे तो जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी रणनीति है और अब तक जो होता आया है, वहाँ पर कमियाँ क्या हैं, वहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में उनको ब्रीफिंग कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने उसको एनालाइज कर भी लिया है, कुछ सवाल जवाब भी किए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के साथ। तो जाहिर है प्रधानमंत्री कम से कम सारी जानकारी लेकर जब खुद वापस आ रहे हैं सिचुएशन के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि अब सेना को उस इलाके में कुछ तकलीफ होने वाली है, न मनोबल को लेकर न साजो सामान को लेकर।
और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राजनाथ सिंह की तरफ से इस दौरे की तारीफ भी की गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किस तरीके से जवानों का जोश आई था। जवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और इस उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर इन सभी जवानों का शुक्रिया, उनका अभिनंदन करते हुए दिखाई दिए। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। भारत माता की वंदे 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 माता की 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 भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो ये सुन रहे थे आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष जवानों की तरफ से लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाथ जोड़कर जवानों का अभिनंदन और हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। और इस सब के बीच ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर ये भरोसा दिया है, कहा है कि देश की सीमाएं सेना की मौजूदगी में पूरी तरीके से सुरक्षित रही हैं। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दौरे की भी तारीफ की, सराहना की। संदीप, राजनाथ सिंह का भी एक ट्वीट सामने आ गया है जहां एक तरफ जवानों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इस वक्त लेह में मौजूद हैं, तो खुद रक्षा मंत्री यहां से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं एक यही भरोसा एक बार फिर से दिलाते हुए कि सेना की मौजूदगी में सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह की बात करें, बता रक्षा मंत्री वो जो है हर एक ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो है पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं। जिस दिन से विवाद शुरू हुआ एलएसी का, उस दिन से लगातार जो है वो दिन में 2 बार जो है सेना के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और पूरी अपडेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार उनसे अपडेशन ले लिया और 2 दिन बाद जो है बात की। पूरा अपडेट जो है वो लिया जा रहा है, कंटिन्यू अपडेट लिया जा रहा है। और उसके बाद चूंकि आज खुद जो है रक्षा मंत्री को वहाँ जाना था, उनका प्लान आज का था, लेकिन प्रधानमंत्री का प्लान बना तो उन्होंने जो है अपने आप को यहीं दिल्ली में ही रोका। लेकिन पूरी नज़र जो है उनकी अभी भी हर चीज़ पे लगी हुई है। हर एक अफसर से डायरेक्टली वो बात कर रहे हैं। तीनों सेना अध्यक्ष जो है वो उनके साथ बैठक में होते हैं, वो जो है रणनीति बनाते हैं, वो तय करते हैं। और जितनी बार ऐसा होता है कि जब सारे सेना अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाते, तो खुद जो है यहाँ से ब्रीफिंग लेके वो सीधा पीएम हाउस जाते हैं, पीएम को जो है वहाँ ब्रीफ करते हैं कि हालात कैसे हैं। अब पीएम हाउस नहीं जा पाए तो फ़ोन के ज़रिए जो है बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लेह में पहुँचे हैं, वहाँ पे जो है पूरे ग्राउंड रियलिटी जो है वो देख रहे हैं। उनको जो ब्रीफ कर रहे थे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, आपको याद होगा कि करगिल की लड़ाई में ये 13 जैकरिफ के जो है सीओ होते थे और उन्होंने जो है पाकिस्तानियों को जो है करगिल की चोटियों से मार मार के भगाया था। उसके बाद 14 कोर में जो है ये जीओसी रहे हैं। यहाँ नॉर्दर्न कोर कमांडर बनने से पहले 14 कोर के जीओसी थे, उसके बाद जो है अब यहाँ नॉर्दर्न कोर कमांडर। तो ग्राउंड की जो जानकारी है, खास तौर पे कि हाई ऑल्टीट्यूड में जो है इनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यहाँ की नॉलेज, यहाँ की जो बारीकियां हैं वो जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई हैं। जो चुनौतियां हैं वो उनको बताई हैं। और अब जब वापस आएंगे प्रधानमंत्री और आने के बाद यहाँ पे जब बैठक करेंगे, सिन्हा साहब, बिल्कुल के सिन्हा साहब, बारीकियां समझ ली अब प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन जिन मोर्चों का, अलग अलग मोर्चों का जिक्र अभी संदीप ने किया था इससे पहले और कहा था कि एक तरफ पाकिस्तान भी है और कई और हिस्से हैं जहां पर लगातार चीन के साथ तनातनी चल रही है, इन अलग अलग मोर्चों पर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, विकल्प ये है कि आपका एक ऑल आउट पूरे लंबा, जिसमें केवल ये नहीं कि आप हमारी नदन बाउंड्री ही रहे, उसमें हम ईस्टर्न साइड भी है, हमारा वेस्टर्न भी है और नॉर्थ वेस्टर्न भी है। तो इन जगहों में पूरी की पूरे हमें करना पड़ी, कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी परिस्थिति है, इसमें और भी लंबा क्षेत्र है जिसमें इंडो पैसिफिक का इलाका आता है। तो ये चीजें उस तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं जो इंडो पैसिफिक का। देखिए, चाइना के पास प्रॉब्लम क्या है कि उसने इतने फ्रंट खोल रखे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है, वियतनाम के साथ है, लॉस के साथ है, जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ में।
क्या वो कर पाएगा? और जब आप मैनेज करते हैं 2.5 फ्रंट के लिए, तो 2.5 फ्रंट आप अपने दम बलबूते पे करते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ 2.5 फ्रंट। 2 फ्रंट तो आपका है पाकिस्तान और चाइना, और तीसरा फ्रंट है आपका जो आप देखते हैं आतंकवादियों का एक फ्रंट खुला हुआ है। जी। तो आप इसके लिए तैयार हैं, और देखिए हमारी बहुत सालों से इसके ऊपर तैयारी चल रही है। ये एक भ्रम पैदा हुआ है कि शायद हम इसको ना करें, लोग इसको पैदा करेंगे क्योंकि वो दुश्मन करना चाहेगा कि हमने 2.5 फ्रंट में आपको दबा देंगे। ये कुछ नहीं होना, हमारी सारी की सारी चीज ठीक है। मुकर्रर है, हम सिन्हा साहब, जानते हैं कैसे करना है। सिन्हा साहब, जी। इन विकल्प